हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले सेशन में जो बात कर रहे थे कि मंत्रियों के बारे में, उसके पहले हम लोगों ने मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर देखा था कि जो मंत्रिपरिषद है, हमने बताया था कि यह बड़ी संस्था है जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, और जो मंत्रिमंडल है एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से कोई भी निर्णय लेती है, लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है ये व्यवहारिक रूप में कोई भी निर्णय लेती है। अब क्या होता है सैद्धांतिक, क्या होता है व्यवहारिक, हमने पिछले सेशन में इसको चर्चा किया। फिर इसके बाद हमने देखा कि मंत्री बनने की योग्यता क्या होती है। हमने बताया था कि मंत्री बनने की जो योग्यता होती है वो एक सांसद के बराबर होती है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर सांसद बनने की योग्यता रखता है तो उसको मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यदि गैर व्यक्ति को, जो गैर सांसद है, ठीक, वो सांसद नहीं है, गैर सांसद है, अगर उसको मंत्री बना दिया जाए तो वो 6 महीने के अंदर उसको संसद के दोनों सदनों के अंदर किसी भी एक सदन का क्या सदस्यता लेनी होती है, नहीं तो उसका जो मंत्री का पद मिला है वो समाप्त हो जाएगा। हमने इसको बताया था कि वो पुनः अगर 6 महीने के अंदर अगर नहीं हासिल करता है, इसके बाद जब भी वो पद हासिल करने के लिए, यानी सांसद का कहीं भी संसद के किसी सदन से सदस्यता ग्रहण कर लेता है, सांसद बन जाता है, तो फिर उसके जो मंत्री का पद है वो फिर से नवनिर्वाचित हो जाता है, यानी मंत्री का पद फिर से नए रूप से सृजित हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था मंत्री 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मुख्य रूप से मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री। तो राज्य मंत्री के ही 2 पार्ट हमने बताया था, एक स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, एक अस्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। ठीक, तो हमने देखा था कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, अस्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री को भी हमने बताया था पिछले सेशन में कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। यानी पहले मंत्रालय होता है, हमने बताया था, जैसे गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक, वित्त मंत्रालय, ये मंत्रालय होते हैं। तो इन मंत्रालयों के प्रमुख कौन होते हैं, तो मंत्रालयों के प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं। और एक जब भी इनकी मीटिंग या बैठक होती है मंत्रिमंडल की, कैबिनेट मंत्री से ही मंत्रिमंडल बनता है, ठीक। और मंत्रिपरिषद में समस्त मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, जो क्या होते हैं, मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, ठीक। ये दल के बड़े नेता होते हैं, उन्हीं को ये बनाया जाता है। जो जिस पार्टी की सरकार बनती है, जिस दल की सरकार बनती है, उसमें जो बड़े बड़े नेता होते हैं, उन्हीं बड़े नेताओं को क्या किया जाता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। तो जो कैबिनेट मंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री में जो मंत्रालयों का प्रमुख होता है, वो अपने मंत्रिमंडल की बैठक में क्या कर लेता है, अधिकार पूर्वक भाग लेता है, यानी उसको अधिकार से अपना सब कुछ अधिकार मान करके उसमें भाग लेता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था राज्य मंत्री, जो अस्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये मंत्रालयों के प्रमुख नहीं होते। ये मंत्रालय के अंदर जो विभाग है, जैसे वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्रालय के अंदर वित्त विभाग होगा, बजट विभाग होगा, इस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण, अलग अलग तरीके के विभाग होंगे। तो उसके अंदर जो विभाग होते हैं, मंत्रालयों के प्रमुख कैबिनेट मंत्री, उसके अंदर जो विभाग आया उन विभागों के प्रमुख होते हैं राज्य मंत्री, जो होते हैं राज्य मंत्री। इनका राज्य से कोई लेना देना नहीं होता। ये विभागों, मंत्रालयों के अंदर जो विभाग है उसके प्रमुख होते हैं कौन, राज्य मंत्री। ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते, ठीक, ये मंत्रिमंडल की बैठक में क्या भाग नहीं लेते हैं, हमने इसको भी बताया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री पर आए थे। हमने देखा कि ये राज्य के स्तर पर ही होते हैं, मतलब केंद्र के ही आदमी होंगे। केंद्र की जब गठन होगा मंत्रिमंडल तो राज्य स्तर तक होता। तो ये राज्य जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, ये भी मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, लेकिन इनमें कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता। ये मंत्रालयों के प्रमुख ये भी होते हैं, जैसे केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय हुआ, उसी प्रकार केंद्र का ही मंत्रालय में जो राज्य मंत्री बनाए जाते हैं वो भी मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकते, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा इनको बुलाए जाने पर, आमंत्रित किए जाने पर ये बैठकों में भाग लेते हैं। हमने इसके पिछले सेशन में चर्चा किया था। एक ही बचा था उप मंत्री। तो उप मंत्री क्या होता है हम बता दे रहे हैं, आप लिखेंगे उसमें। उप मंत्री जो होता है ये राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्रियों के सहायता का काम करते हैं। जो उप मंत्री होता है, ठीक, उप मंत्री कहीं अभी तक बनाए नहीं जाते, लेकिन अगर बनाए जाते हैं तो ये कैबिनेट मंत्री या तो राज्य जो मंत्री होते हैं उनकी सहायता करने का काम करते हैं। कौन, जो उप मंत्री होते हैं।
आज हम लोग आज के सेशन में जो पढ़ने वाले हैं तो ये मंत्रियों के प्रकार आज के सेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे कि मंत्री जो बनते हैं, मंत्रियों का आकार क्या है, मंत्रिपरिषद का आकार, यानी जो मंत्री बनाए जाते हैं कितने मंत्री हो सकते हैं अधिकतम, कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं अधिकतम, कितने न्यूनतम बनाए जा सकते हैं, प्रांतों में क्या है, केंद्र में क्या है, इसको हम देखेंगे अलग अलग तरीके से। आइए आज के सेशन में हम चलेंगे। हेडिंग डालिएगा मंत्रिपरिषद का आकार। क्या? मंत्रिपरिषद का आकार, 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 यानी जो मंत्री बनाए जाते हैं इनका आकार क्या है। देखा जाए तो संविधान में हमारे कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया कि कितना मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन हाँ बाद में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसको संशोधित कर दिया गया और इसे निर्धारित कर दिया गया कि अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, केंद्र में न्यूनतम कोई सीमा नहीं रखी गई, फिर प्रांतों में कितने अधिकतम हो सकते हैं, न्यूनतम कोई सीमा नहीं रखी गई। आइए देखते हैं, लिखेंगे हमारे मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लिखेंगे हमारे मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, हमारे मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में, हमारे मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं। नोट करिएगा इसका हमारे संविधान में, यानी जो मंत्रिपरिषद का आकार है कैसा होगा, इसका कोई भी हमारे मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। लेकिन क्या हुआ, लिखेंगे आगे की तरफ, लिखेंगे इसमें 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2003, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो हुआ, इसके तहत निर्धारित कर दिया गया, क्या निर्धारित किया गया, मंत्रिपरिषद, लिखेंगे मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित कर दिया गया, का आकार निर्धारित कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक, 91वां संविधान संशोधन जो हुआ इसके तहत क्या किया गया, मंत्रिपरिषद का आकार क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कि कितने मंत्री होंगे अधिकतम, कितने कम। तो पहले लिखेंगे कहां पर, केंद्र में, केंद्र में लिखेंगे, केंद्र में, केंद्र, 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 आबली किसी को लिख सकते हैं संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद, क्या, संघीय मंत्रिपरिषद, यानी केंद्र में या संघ में जो मंत्रिपरिषद की संख्या होगी क्या होगी, नोट करिएगा। ठीक, आइए देखते हैं, लिखेंगे पहले अधिकतम, अधिकतम, क्या, अधिकतम, अधिकतम, और एक तरफ लिख लेंगे न्यूनतम, एक तरफ न्यूनतम, एक तरफ अधिकतम। ठीक, पता चलेगा कि कितने न्यूनतम कम से कम हो सकते हैं और कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं। तो अधिकतम में अगर देखा जाए तो जो केंद्र में या संघीय मंत्रिपरिषद में होते हैं, इसमें कहा गया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो कहा गया कि इसमें जो होंगे अधिकतम वो लोकसभा के जो पूरा समस्त सीट है लोकसभा की, ठीक, उसका 15% होंगे। कितना, लोकसभा के समस्त सीटों का क्या, 15%। लिखेंगे इसमें लोकसभा, 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 लोकसभा की कुल संख्या का, लोकसभा की कुल, यानी जो सीटों की संख्या है कुल संख्या का, कुल संख्या का, कुल संख्या का 15%, क्या, 15%। कोष्टक में लिख लेंगे पीएम सहित, यानी जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, पीएम भी एक सांसद है, तो लोकसभा का सदस्य होगा या राज्यसभा का सदस्य होगा, तो इसलिए पीएम सहित बात की गई है कि 15% होना चाहिए। यानी लोकसभा की अधिकतम सीट संख्या कितनी होती है,
तो आप बताएंगे अब 2 मनोनीत हट जाएंगे तो 550 होगी, लेकिन अधिकतम कितना होती है 552। तो अगर हम 2 मनोनीत को हटा करके ही कुल सदस्य संख्या का 550 का देखें, 545 पे चुनाव होता है, तो 545 का अगर 15% निकालेंगे तो इसमें लगभग 80 आएगा। कितना 80। तो इसमें हम कितना देखेंगे 545, जिसमें 2 मनोनीत होंगे। 545 पे चुनाव होता है तो 2 मनोनीत करता था, जिसको उसको भी हटा दिया गया मनोनीत को भी। ठीक, तो इसमें लिखेंगे 543 का 15%, 543 का 15% का 15%, 15%, 545 का 543 का 15% कितना आ जाएगा जी? तो अगर इसको हम काटेंगे तो आएगा लगभग 80 प्लस पीएम, यानी 1% पीएम होगा, यानी 81, 81। ठीक, 81% यानी 81% आएंगे। लोकसभा में अधिकतम जो मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती है कितना 81, यानी लगभग 81 व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है मंत्रिपरिषद में। ठीक, वो राज्य मंत्री हो सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार हो सकते हैं, उप मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ठीक, अब क्या क्या होते हैं मंत्री, कितने प्रकार के होते हैं, हमने इसको भी पिछले सेशन में चर्चा कर दिया। ठीक, आज के भी सेशन में स्टार्टिंग में बताया हमने। तो 81 व्यक्ति कम से कम, अगर कोई भी सरकार बनती है तो उसमें कम से कम अगर देखा जाए तो अधिक से अधिक जो है 81 बनाए जा सकते हैं। और इसमें न्यूनतम वाले में लिख लेंगे कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक, निर्धारित नहीं है लिख लेंगे, कम से कम में निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है, नहीं है, निर्धारित नहीं है, यानी इसमें निर्धारित नहीं किया गया कि कम से कम कितने हो सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक 81 व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। ठीक, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार मान लीजिए 2019 में लोकसभा के चुनाव जीत करके आई, प्रधानमंत्री को पीएम ने नियुक्त, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया। ठीक, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए तो अब मंत्रिपरिषद जब उनकी बनेगी तो उन मंत्रिपरिषद में निर्णय जो प्रधानमंत्री देगा, जिनको जिनको मंत्री की शपथ दिलाने के लिए कहेगा राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएगा। अब जिनको जिनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा तो वो अधिक से अधिक 81 व्यक्तियों को ही मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकते हैं, नहीं कि इससे अधिक भर लेंगे। कम से कम कितने भरेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसको आप याद रखेंगे कि लोकसभा की कुल संख्या का कितना, लोकसभा की कुल संख्या का कितना 15% भाग, यानी लोकसभा का अधिकतम सीट संख्या कितनी होती है 552। चुनाव कितने पर होता है 545 पर, जिसमें से 2 मनोनीत होते थे जिसको हटा दिया गया। ठीक, 2020 में संशोधन करके अब 543 बचा। 543 सीटों पर चुनाव होता है तो 543 का 15% 80 लगभग आएगा, 80 के बराबर। तो 80 प्लस पीएम सहित, इसमें एक व्यक्ति पीएम भी है तो इसको लेकर के 81, न्यूनतम का कोई नहीं। ये हम कहा देखे, केंद्र या संघीय मंत्रिपरिषद में देखे थे, लेकिन अब आएंगे राज्य में, प्रांतीय परिषद में आएंगे कि उसमें प्रांतों में क्या है। तो आइए देखते हैं प्रांतीय परिषद में क्या है। ठीक, कहां पर प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद यानी जो प्रांतों में होंगे, राज्यों में जो मंत्रिमंडल गठित किए जाएंगे। ठीक, इसको भी यही जान लीजिए, आगे की तरफ कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग जब पढ़ेंगे राज्य मंत्रिपरिषद में तो फिर उसमें तो फिर देखा जाएगा। तो लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा इसमें प्रांतीय मंत्रिपरिषद। क्या प्रांतीय, प्रांतीय मंत्रिपरिषद। ठीक, मंत्रिपरिषद या राज्य मंत्रिपरिषद जो राज्यों में गठित की जाती है मंत्रिपरिषद। ठीक, आइए देखते हैं, इसमें भी अधिकतम और न्यूनतम नोट करेंगे। कितना अधिकतम कितने हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम यानी जो राज्यों में मंत्रिपरिषद गठित किए जाते हैं इसमें अधिक से अधिक कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं और कम से कम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं, जो अधिकतम मंत्रिपरिषद बनाए जा सकते हैं, कितने अधिक मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे अधिकतम वाले में कि विधानसभा का, विधानसभा के कुल सदस्य का, कुल सदस्य का 15%, कुल सदस्य का 15% भाग, कुल सदस्य का 15% भाग,
यानी अलग अलग राज्यों की अलग अलग मतलब राज्य जो है उनकी विधानसभा की सीटें अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश की 403 है, ठीक। तो 403 प्लस 1 यानी एक मनोनीत करता है राज्यपाल, तो 403 का 15% जितना भी आएगा उतना क्या होगा, लगभग उतने बराबर, पूरा नहीं हो पाते हैं उतना, लेकिन उसके लगभग के उसके बराबर में क्या किए जाते हैं, मंत्री बनाए जाएंगे। तो वही कहा गया कि विधानसभा के कुल सदस्यों का क्या 15% भाग, फिर कोष्टक में लिख लेंगे सीएम सहित, क्या सीएम सहित, सीएम सहित यानी मुख्यमंत्री के साथ, ठीक, मुख्यमंत्री के साथ इसमें मिलाएंगे 15% प्लस मुख्यमंत्री के साथ क्या अधिकतम सीट की संख्या हो सकती है, अधिकतम मंत्री उतने बनाए जा सकते हैं। क्यों, प्रांतीय मंत्री जो प्रांत में राज्य स्तर पे मंत्री बनाए जाते हैं उसमें। न्यूनतम में देखा जाए तो इसमें कहा गया कि न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 12 मंत्री हो सकते हैं। कितने, न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं, ठीक, बात समझ में आए। अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं सीटें होंगी अलग अलग तरीके से होंगी, तो जितने अलग अलग होंगे उनका 15% जो आएगा वो सीएम के सहित मिला करके अधिकतम हो सकता है क्या, प्रांतीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। क्योंकि जो सीएम होते हैं या केंद्र में पीएम सहित हमने बताया, तो इसमें उनके पास भी मंत्रालय होते हैं, इसलिए उनको मंत्रियों में क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा, ठीक। आगे की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो अभी देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद होता है इसका उत्तरदायित्व तो क्या होता है। आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। अब मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी जो मंत्रिपरिषद का एक समूह है उसका उत्तरदायित्व तो क्या है, ठीक। इसको भी तो जानना है कि जो मंत्रिपरिषद है उसका उत्तरदायित्व तो कुछ होगा। आखिर गठित की गई है मंत्रिपरिषद तो क्यों की गई, उसका क्या क्या उत्तरदायित्व, किसके प्रति जवाबदेही का काम करती है, किसको जवाब देगी अपना। आइए चलते हैं, हेडिंग डालेंगे मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व, दायित्व, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक। यानी जो मंत्रिपरिषद है ये किसके प्रति, ये इसका जो समूह है किसके प्रति उत्तर देने के लिए तैयार है, ठीक, किसके प्रति जवाबदेही है। पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद इसमें जानेंगे। लिखेंगे अनुच्छेद, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 खंड 3 के अनुसार, अनुच्छेद 75 75 आर्टिकल 75 क्लास 3 के अनुसार, इसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें कहा गया कि संघीय मंत्रिपरिषद, क्या, संघीय मंत्रिपरिषद जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है उसकी बात कर रहा है, संघीय मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, सामूहिक, सामूहिक रूप से, रूप से लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, ठीक, लोकसभा के प्रति क्या होती है, प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। पहले नोट करेंगे, इसके बाद अभी हम एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे लिखेंगे, इस तरह तीर बनाकर नीचे लिखिएगा, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, इसे सामूहिक, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, का सिद्धांत कहते हैं, कहते हैं। आगे तीर बनाकर लिखेंगे, फिर इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है, नीचे अर्थ भी लिखेंगे कि जो इसमें ऊपर कहा गया कि सामूहिक क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है,
अभी उत्तरदायी का भी आपको मतलब हो जाएगा, किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। ठीक, क्यों है अभी बात कर रहे हैं। अर्थ लिखेंगे, अर्थ में लिखेंगे यदि लोकसभा, यदि लोकसभा, यदि लोकसभा क्या, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, प्रस्ताव पारित कर दे, पारित कर दे, पारित कर दे, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, मंत्रिपरिषद को, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र, त्याग पत्र देना पड़ता है, देना पड़ता है, देना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की जाए कि जो मंत्रिपरिषद है, अगर इसका जो समूह है, मंत्रिपरिषद में समस्त प्रकार के मंत्री सम्मिलित होते हैं, ठीक, इसको भी आपको हमने बताया। तो इसमें अनुच्छेद 75 जो खंड 3 है, ये कहता है कि जो संघीय मंत्रिपरिषद यानी केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। कई बार कई परीक्षाओं में क्वेश्चन जाकर पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी, एसएससी वगैरह में भी। ठीक, आप घटना चक्र की बुकें यूथ कंपटीशन की उठाकर देखें, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। तो किसके प्रति उत्तरदायी है जवाबदेही देने के लिए, लोकसभा में, यानी समस्त मंत्रिपरिषद लोकसभा में इनको जवाब देना हो सकता है। अगर कोई भी विपक्ष का नेता या लोकसभा स्पीकर जब किसी भी जगह पर किसी भी चीज को लेकर के किसी भी मंत्री से अगर क्वेश्चन पूछता है तो उनको जवाब देना पड़ेगा उससे संबंधित। ठीक, तो ये जवाबदेही लोकसभा में इनको क्या कर, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं, उनको जवाब देना है इनको देने के लिए। ठीक, इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का, इसी को सिद्धांत कहते हैं, जो उपरोक्त दिया गया है खंड 3 में बात, उसी को हम बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जिसका अर्थ क्या होता है, हमने इसका अर्थ लिखा है नीचे कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ठीक, यानी बहुमत जिनका होता है वही सरकार क्या करती है, सरकार बनाती है। जिनका विश्वास होता है कि नहीं हम बहुमत से आगे हैं, बहुमत तक हैं, ठीक, बहुमत के बराबर है, बहुमत से अधिक हमारे पास क्या है, पार्टी में सांसद है, तो हम सरकार बनाते हैं। तो वही उसका एक विश्वास का प्रस्ताव होता है। लेकिन अगर लोकसभा क्या करती है, लोकसभा में क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, अविश्वास का मतलब उनके सांसद हटने लगे, भागने लगे, तो जब भागेंगे बहुमत से नीचे सांसद हो जाएंगे, ठीक, यानी 272 चाहिए भारत में बनने के लिए सरकार, ठीक, कितना चाहिए, 272। अब लगभग 500 अगर 43 का आधा करेंगे तो वही करीब 72 के आएगा। तो 272 जिसकी होगा संख्या, वो 272 में क्या होगा, जितने 272 से बराबर या उसके अधिक जिस पार्टी के नेता होंगे, सांसद होंगे, जिसके पास उसकी बहुमत की सरकार बनेगी। यानी वो विश्वास प्रस्ताव क्या कर लिया है, पारित कर लिया, विश्वास है उसके पास। ठीक, विश्वास, अगर वही अपना विश्वास मत खो देता है, ठीक, जो उसके पास सांसद है वही खो देता है, उसके पास बहुमत से कम हो जाते हैं सांसद, तो उस समय क्या होगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक, और जब पारित हो जाएगा तो क्या होगा, जो मंत्रिपरिषद बनाई गई है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना होगा, त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी समस्त मंत्रिपरिषद को अपने आप त्यागपत्र देना पड़ेगा। और मंत्रिपरिषद भंग कब होगी, हमने बताया था कि अगर पीएम अपने पद से त्यागपत्र दे दे यानी इस्तीफा दे दे, तो ऐसे समय में क्या हो जाएगा, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए अचानक, ठीक, तो ऐसे समय में क्या होगा, पूरा समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी समस्त मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। और इस तरह से एक बार त्यागपत्र कब देना पड़ेगा, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों में ऐसा हुआ है एक दो बार। हम लोग अभी मंत्रियों में जब भारत के प्रधानमंत्रियों की चर्चा करेंगे, एक एक व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में, तो हम बताएंगे उसमें कि कौन सी सरकार थी कि अपना विश्वास मत खो दिया, ठीक, उसकी सरकार क्यों गिर गई, इन सारी चीजों पर चर्चा होगी। ये रहा मंत्रिपरिषद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। अब एक ही चीज बचती है, मंत्रिमंडल सचिवालय। आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है क्या होता है मंत्रिमंडल सचिवालय। आइए देखते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ चल करके कि जो मंत्री बनाए जाते हैं सचिवालय में भी काम करते हैं क्या। ठीक, मंत्रिमंडल सचिवालय, आखिर सचिवालय में कैसे काम करते हैं,
क्या होता है सचिवालय? तो राज्य का अलग सचिवालय होता है, केंद्रीय सचिवालय जो होता है संघ का अलग होता है, जो कि दिल्ली में है संघ का। ठीक, आइए देखते हैं सचिवालय। ठीक, लिखेंगे मंत्रिमंडलीय सचिवालय, क्या मंत्रिमंडलीय सचिवालय या केंद्रीय सचिवालय? ठीक, मंत्रिमंडल सचिवालय या केंद्रीय सचिवालय, लिखेंगे मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। ठीक, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय। केंद्र का अलग होता है, राज्य का अलग सचिवालय होता है। ठीक, अपने उत्तर प्रदेश राज्य का लखनऊ में सचिवालय स्थित है और केंद्र का कहां पर है? तो दिल्ली में है। ठीक, आइए नई दिल्ली में। तो हम इसमें सचिवालयों में देखेंगे सचिवालय का काम क्या होता है कि यहाँ पर जो मंत्रालय होते हैं, उन मंत्रालयों के जो विभाग हैं, हमने बताया पहले मंत्रालय होते हैं जिसका प्रमुख कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक, मंत्रालयों के अंतर्गत विभाग होते हैं, उन विभागों के प्रमुख कौन होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। अब जितने भी विभाग होते हैं उन विभागों की ऑफिसें कहां होती हैं? सचिवालय में। और सचिवालय में 2 व्यक्ति बैठेंगे किसी भी पद के लिए। ठीक, अगर भारत में देखा जाए तो जब सचिवालय के अंदर एक प्रशासनिक होगा, एक राजनीतिक पद होगा। ठीक, अगर वित्त विभाग की बात आएगी तो वित्त विभाग में एक राजनीति से जो चुन करके गया व्यक्ति है उसका प्रमुख होगा, लेकिन उसी की सलाह के लिए उसका प्रमुख एक आईएएस अधिकारी भी होगा। ठीक, इस तरीके से एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक दोनों व्यक्ति इसमें सचिवालय में बैठते हैं और उस विभाग के जो अंतर्गत मंत्रालय आता है, ठीक, जो विभाग आता है उस पे चर्चा, विषय, कानून सब कुछ होता है। ठीक, जो फील्ड में योजनाएं लागू होती हैं, जो फील्ड में योजनाएं आती हैं, जो नियम आते हैं, कानून आते हैं बन करके, इसी सचिवालय से आते हैं। ठीक, कोई भी योजना अगर धरती पर उतरी, ठीक, आई बाहर निकल करके, तो उसको पहले सचिवालय में समीक्षा किया गया। ठीक, उसको बनाया गया सचिवालय में, उस पर विचार विमर्श किया गया, इसके बाद ही वहां से क्रियान्वयन की जाती है। तो एक कार्य कहां से होता है? सचिवालय से होता है। सचिवालय का कार्य अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, यानी यहाँ पर नीति निर्माण किया जाता है। ठीक, वो कानून अलग बनता है संसद में, यहाँ पर योजनाएं तैयार की जाती हैं, उस विभाग से संबंधित जो नीतियां होती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। कानून संसद का विषय, उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। सचिवालय में क्या होता है? सचिवालय में कि जो विभाग हैं सचिवालय में, जिनकी ऑफिसें, उनके अंतर्गत क्या उनमें उस विभागों में कौन कौन सी योजनाएं आने वाली हैं, कौन कौन सी नई नई नीतियां आने वाली हैं, उसमें क्या सुधार करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, चाहे कृषि हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन पर विषय विचार विमर्श करके इनको क्या किया जाता है? केंद्रीय सचिवालयों में उनसे फाइल तैयार करके इसको फील्ड में लागू किया जाता है, जो क्षेत्रीय होता है। एक कार्यालय ही है, एक तरफ से कार्यालय में इन नीतियों को तैयार करके भेजा जाता है। तो इसमें हमने बताया कि विभाग होते हैं सचिवालयों में, और इन विभागों में जितने भी विभाग होते हैं, ठीक, यह एक पीएम के अधीन होते हैं, और उसमें विभागों के एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक व्यक्ति क्या होंगे? प्रमुख होंगे। आइए देखते हैं केंद्रीय सचिवालय का जो सर्वोच्च अधिकारी केंद्रीय सचिव कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय सचिव कहलाता है। तो पहली लाइन तो यही लिखेंगे, इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता है? केंद्रीय सचिव कहलाता है। स्टार बनाकर लिखेंगे, इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी केंद्रीय सचिव कहलाता है। केंद्रीय सचिव कहलाता है। ये अधिकतर आईएएस अधिकारी होते हैं जो लंबे समय से सेवा दे रहे होते हैं। ठीक, इस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन होता है? केंद्रीय सचिव होता है। लिखेंगे, यह भारत के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, यह भारत का जो प्रधानमंत्री है, यह भारत के पीएम के अधीन एक विभाग होता है।
विभाग होता है। यानी जो भारत का प्रधानमंत्री है उसके अंतर्गत ही इसी को एक विभाग माना जाता है। आगे की तरफ लिखेंगे, स्टार बना करके लिखेंगे, यह विभाग मंत्री एवं मंत्री एवं मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। आगे स्टार बनाकर लिखेंगे, फिर अभी हम समझा दे रहे हैं, लिखेंगे यह विभिन्न मंत्रालयों के मंत्रियों को कार्य सौंपने का कार्य करता है। आइए देखते हैं, मंत्रिमंडल जो सचिवालय है, हमने बताया इस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है केंद्रीय सचिव कहलाता है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह भारत के पीएम के अधीन एक विभाग होता है। जो केंद्रीय सचिवालय है, ठीक इस पीएम के ही अधीन आता है। और इसमें हमने बताया कि एक राजनीतिक व्यक्ति होता है। जितने भी विभाग होंगे उन विभागों में एक राजनीतिक होगा, एक प्रशासनिक होगा। ठीक, आर्थिक भी मतलब देखा जाए वित्त विभाग है, शिक्षा विभाग है, कृषि विभाग है। तो उसके जो मंत्रालयों के प्रमुख होंगे, उन मंत्रालयों के प्रमुख के साथ साथ उनका एक सचिव भी होता है। ठीक, तो वो सचिव जो नियुक्त हुआ है वो प्रशासनिक सेवाओं से पास होकर के, ठीक, प्रशासनिक से गया हुआ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है। और राजनीतिक में पढ़ा लिखा हुआ वो भी हो सकता है, नहीं भी हुआ सकता है। ठीक, यह भारत के पीएम के अधीन एक विभाग होता है। फिर हमने बताया यह विभाग मंत्री एवं मंत्रालयों के बीच किनके बीच देख रहे हैं, क्या कहा गया, यह विभाग कौन, जो केंद्रीय सचिवालय क्या करता है, मंत्री एवं मंत्रालयों के बीच क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। यानी एक समन्वय का मतलब है जोड़ता है, एक ब्रिज की तरह दोनों लोगों को जोड़ करके क्या करता है और कार्य करता है। ठीक, जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद यह जो केंद्रीय सचिवालय है क्या करता है, विभिन्न मंत्रालयों के जो मंत्री हैं, ठीक, अलग अलग जितने भी मंत्री होते हैं उनको क्या करता है, एक कार्य को सौंपने का काम करता है। कि यानी उस विभाग से, वो जिस विभाग के मंत्री हैं उनमें कौन कौन से कार्य आते हैं उनको सौंपने का काम करता है। कौन, केंद्रीय सचिवालय। और उसके पहले केंद्रीय सचिवालय में उसकी बैठक होती है और बैठक के दौरान कौन कौन सी नीतियां, कौन कौन सी योजनाएं लागू होंगी, क्या होगा, सारे कुछ की समीक्षा, सारा कुछ का निर्माण कहाँ होता है, सचिवालय में। और सचिवालय में इन सारी चीजों का निर्माण करने के बाद ही उसको धरातल की तरफ भेजा जाता है। इसका एक क्रम है। सचिवालय से निकली हुई योजनाएं नीचे की तरफ फील्ड में आकर के काम करती हैं। ठीक, ऑफिस से फील्ड में यहीं से आती है, धीरे धीरे वहां से ऊपर से उतरते हुए नीचे की तरफ योजनाएं आती हैं। ठीक, कोई 100 रुपए की योजना, राजीव गांधी ने यही कहा था कि कोई भी योजना अगर केंद्र से निकल करके, यानी केंद्रीय सचिवालय में अगर उसको 100 रुपए का बनाया गया है तो धरातल पर पहुंचते पहुंचते 15 रुपए हो जाती। तो कमियां कहाँ है, इसको खोजना चाहिए। ठीक, तो ये मंत्रिमंडल सचिवालय की व्यवस्था रही। मंत्रियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले समय में हम लोग भारत के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके व्यक्तित्व, उनके कार्यकाल, उनका देश के प्रति योगदान, उनके समय में हुए महत्वपूर्ण चर्चित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, कौन कौन कितनी बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ, अब तक कितने भारत के प्रधानमंत्री हुए, इसको हम लोगों ने देखेंगे कि उनका जो हुए तो उन्होंने महत्वपूर्ण कौन कौन सा कार्य किया है, उनके बीच बीच में कौन कौन से और भी ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कम समय तक, सबसे कम उम्र में, सर्वाधिक उम्र में कौन कौन से प्रधानमंत्री बने, किसका एक सत्ता और लंबे समय तक राज रहा है, किस पार्टी का। ठीक, कैसे कैसे सरकारें बनी हैं, कैसे कैसे गिरी हैं, पूरे उनका व्यक्तित्व, हर चीज लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे एक एक विषय पर, एक एक व्यक्तियों पर। तो मिलते हैं अगले सेशन में आपसे, तब तक के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, एक दूसरे तक पहुंचाएं। आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि तैयारी कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं अपने देश के प्रति, तो इससे जुड़े रहें। आगामी
26 जो जनवरी आ रही है 2023, इसकी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आप सभी को, आपके पूरे परिवार को भी। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।